गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम थ्योरी की क्लासेस शुरू कर रहे हैं और फर्स्ट फेज में मैं क्लास ले रहा हूं आपकी BLIE 229 जो कि आपका पेपर है ICT इन लाइब्रेरीज। मीन्स आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का लाइब्रेरीज में किस प्रकार से उपयोग करेंगे। और जैसा कि आप यहाँ सामने देख रहे हैं, आपके इस पेपर में दो ब्लॉक दिए हुए हैं। ब्लॉक नंबर 1 लाइब्रेरी ऑटोमेशन और ब्लॉक नंबर 2 डिजिटलाइजेशन एंड डिजिटल लाइब्रेरी DSpace एंड GSDL। तो फर्स्ट ब्लॉक में आप समझ पाएंगे कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या है और लाइब्रेरी ऑटोमेशन आप लाइब्रेरीज में किस प्रकार से अप्लाई कर पाएंगे, लाइब्रेरी ऑटोमेशन प्रोसेस क्या रहेगी और कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके द्वारा आप लाइब्रेरी में इस ऑटोमेशन को लागू कर सकते हैं। और सेकंड ब्लॉक में स्टूडेंट आपको पढ़ने को मिलेगा व्हाट इज डिजिटलाइजेशन एंड डिजिटल लाइब्रेरीज और DSpace और GSDL। मीन्स आपके दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी बनाने में उपयोग होते हैं। एक है DSpace और एक है GSDL, ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। तो हम फर्स्ट फेज में यूनिट नंबर 1 लेंगे। यूनिट नंबर 1 है आपकी लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड इंट्रोडक्शन। जैसे कि स्टूडेंट इसमें आप यहां देख रहे होंगे, इस यूनिट में आपको समझने को मिलेगा कि इंट्रोडक्शन लाइब्रेरी ऑटोमेशन, वास्तव में इसका इंट्रोडक्शन, इसका परिचय क्या है, एवोल्यूशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, कैसे ये जो है डेवलप होकर क्या क्या किस किस फेज में कैसे कैसे लाइब्रेरी ऑटोमेशन डेवलप हुई है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, रेशनलाइज प्रीरिक्विजिट स्टेप्स और प्रोसीजरल मॉडल्स, ट्रेडिशनल, ऑटोमेटिक एंड डिजिटल लाइब्रेरीज। ये 3 इराज जो हैं आपकी लाइब्रेरीज की, वो इसमें आप पढ़ पाएंगे। फिर कौन कौन से ऐसे स्टैंडर्ड और सॉफ्टवेयर रहेंगे जो लाइब्रेरी ऑटोमेटिक करने के लिए आपको ध्यान में रखने हैं या कौन कौन से स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करना है। उसके बाद ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, ग्लोबल रिकमेंडेशन वास्तव में क्या है, OLE रिकमेंडेशन, आपकी ओपन लाइब्रेरी इन्वायरमेंट रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी, ILS DLI क्या रहेगी, जैसे डिजिटल लाइब्रेरी फेडरेशन के लिए रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी, और रिक्वेस्ट प्रपोजल क्या है, आपका RFP क्या है, ऑटोमेटिक लाइब्रेरी सिस्टम ट्रेंड एंड फ्यूचर। मींस फ्यूचर में आपको ऑटोमेटिक लाइब्रेरी के अंदर किस प्रकार के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे नोट्स में। जैसा कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और उन नोट्स से हम करते चलेंगे। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी ऑटोमेशन। यहाँ स्टूडेंट मैं कुछ टर्म्स आपके लिए पहले क्लियर करना चाहूंगा, जो टर्म्स आपकी बार बार आपके इस यूनिट में यूज होंगी और वो आपको पहले पता होंगी, तो आप इस पेपर को के अंदर इस यूनिट को आसानी से समझ पाएंगे और आगे आपका जो ये पेपर जैसे जैसे चलेगा वहां पर भी आपके लिए ये आसानी लेकर आएगा। तो आसान भाषा में मैं कुछ टर्म्स हैं वो यूज करूंगा। जैसे एक होता है स्टूडेंट आपका हाउसकीपिंग ऑपरेशन। ये हाउसकीपिंग ऑपरेशन वास्तव में होते क्या है। देखिए स्टूडेंट, लाइब्रेरी के अंदर जब हम काम करते हैं या फिर किसी लाइब्रेरी का हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो लाइब्रेरी में बहुत सारे काम किए जाते हैं। जैसे बुक्स को मंगवाना होता है, बुक्स के अंदर टेक्निकल वर्क, जैसे आप ये कहें कि टेक्निकल वर्क में मैं कहूँ जैसे उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी कैटलॉगिंग करनी होती है, और कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, बुक पॉकेट और कुछ स्टैंप लगाई जाती है, एक्सेशन नंबर लिखा जाता है, काफ़ी टेक्निकल वर्क होता है। और उसके बाद फिर उस बुक को जो है लाइब्रेरी के अंदर अलमीराज में रख दिया जाता है जहाँ से वो बुक्स इशू और रिटर्न होती हैं। तो 3 बेसिकली काम तो हमारे यही हो गए कि बुक्स को लाइब्रेरी के अंदर मंगवाना, जिसको हम लाइब्रेरी की टर्म में बोलते हैं एक्विजिशन, या फिर आप कहें एक्विजिशन सेक्शन। सेकंड है जिसमें आपका टेक्निकल वर्क होता है, उसको हम बोलते हैं टेक्निकल सेक्शन या टेक्निकल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है आपका जैसे सर्कुलेशन, बुक्स को इशू रिटर्न वगैरह हम करते हैं, तो वो जो सेक्शन कहलाएगा आपका, वो सर्कुलेशन सेक्शन कहलाएगा। इसमें एक सेक्शन और होता है, अगर आप थ्योरेटिकली देखें तो आपकी लाइब्रेरी में जर्नल्स, पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स, ये मतलब लाइब्रेरी में इनकी भी आवश्यकता होती है। तो इनकी जो पूरी प्रोसेसिंग, इनको मंगवाना, किस प्रकार से इसका सब्सक्रिप्शन लेना है, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं आपके सेक्शन, जैसे मैं कहूँ आपको सीरियल कंट्रोल सेक्शन में। बट हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन के एक केस में हम 4th सेक्शन को हम इस प्रकार से मान सकते हैं कि हमें जो है लाइब्रेरी में रिक्वायर्ड जो मटेरियल है उसको हम मेंटेन किस प्रकार से करेंगे, उसका रख रखाव और उसकी प्रोसेसिंग हम किस प्रकार से करेंगे। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका हाउसकीपिंग ऑपरेशन।
भाई 4 सेक्शन लाइब्रेरी के अंदर होते हैं और उन्हीं 4 सेक्शंस में लाइब्रेरी की सभी प्रकार की प्रोसेसिंग आपकी की जाती है। एक टर्म यूज होगी आपकी स्टूडेंट ILS। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम से मेरा अर्थ है कि लाइब्रेरी के अंदर जितने भी मतलब जो ये सिस्टम बनेगा आपका ILS इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, इसमें जितने भी हम काम अब हमारे हाउसकीपिंग ऑपरेशंस में करते हैं ये एक दूसरे से रिलेट करते हो, एक दूसरे से इंटरलिंक हो। जैसे हम लाइब्रेरी में कोई सॉफ्टवेयर यूज करें तो सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम को बनाए। जैसे ILS हो गया इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम और LMS हो गया आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो कहने का अर्थ यह है कि ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है आपका ऐसा होना चाहिए जो आपका ILS बनाता हो, मींस इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। मींस इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए जहां पर कैटलॉगिंग और सर्कुलेशन, टेक्निकल सेक्शन और एक्विजिशन सेक्शन, मींस ये आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक हो। कि हम मान लीजिए सर्कुलेशन में किसी स्टूडेंट को कोई बुक इशू करते हैं तो वो एक्विजिशन में शो हो कि ये बुक जो है XYZ स्टूडेंट को इशू हो गए। अब इसको कैसे देख सकते हैं हम? जैसे मैं कोहा की बात करूं, यहाँ आपके सामने जो है कोहा सॉफ्टवेयर है और यहाँ पर कोहा सॉफ्टवेयर में जितने भी आपके ये हाउसकीपिंग ऑपरेशन होते हैं या फिर मैं कहूँ जितने भी लाइब्रेरी में एक्टिविटीज होती हैं उनको इस सॉफ्टवेयर में मॉड्यूल्स का नाम दे दिया। जैसे मैं कहूँ सर्कुलेशन मॉड्यूल्स, पैटर्न मॉड्यूल्स, एडवांस सर्च, लिस्ट। तो ये एक प्रकार से इस LMS के मतलब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स हैं और ये मॉड्यूल्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। जैसे मान लीजिए मैं सर्कुलेशन में किसी स्टूडेंट को बुक इशू करूंगा, मान लीजिए मैं किसी स्टूडेंट को बुक इशू करता हूं तो पैटर्न में आप स्टूडेंट की जहां डिटेल करते हैं तो अगर हम उस स्टूडेंट की डिटेल को देखना चाहें तो आपको शो आउट होगा कि इस XYZ स्टूडेंट को जो है वो बुक इशू हुई है। तो आप यहां ये टर्म को ध्यान रखेंगे कि इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम क्या है। इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें लाइब्रेरी की हर एक्टिविटी आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेट मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक है। और इस पूरे इंटीग्रेटेड सिस्टम को कौन बनाता है? इस इंटीग्रेटेड सिस्टम को बनाता है LMS। LMS का अर्थ है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो लाइब्रेरी की मैनेजमेंट करता हो। ये टर्म होगी आपकी। एक टर्म आप आगे चलकर जैसे यूज करेंगे, हम कोई भी मतलब ऐसे कह सकते हैं जैसे बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन। तो बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन क्या होता है? बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन होता है उस बुक, मान लीजिए मैं बुक की कहूं तो बुक क्या बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन का हुआ उस बुक की संक्षिप्त में इंफॉर्मेशन, जैसे उसका ऑथर, उसका टाइटल, उसका प्लेस, पब्लिशर कहां से वो पब्लिश हो रही है, कौन पब्लिशर है, उसका प्राइस, ठीक है, और उसके अंदर कितने पेजेस हैं और उस बुक का साइज क्या है। तो इस प्रकार की जो इंफॉर्मेशन होगी किसी बुक की वो एक प्रकार से बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन होगा। अगर मैं बात करूं किसी ह्यूमन की, जैसे मान लीजिए मैं आप में से ही किसी स्टूडेंट की बात करूं कि भाई आपका एक लाइब्रेरी साइंस की टर्म में आपका बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन क्या होगा, तो आपका कलर, आपकी हाइट, आपका वजन, ठीक है, और आपकी और क्वालिटीज हो सकती हैं, वो सभी चीजें एक प्रकार से आपका मतलब बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन हो सकता है। और देखिए स्टूडेंट, आसान भाषा में बताऊं कि ये पेपर इस यूनिट में हम पढ़ रहे हैं कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या है। तो जितनी भी ये एक्टिविटी मैंने हाउसकीपिंग ऑपरेशन में बताई आपको कि भाई बुक्स को मंगवाना, इशू करना, रिटर्न करना, टेक्निकल सेक्शन में स्टैंप लगाना, बार कोडिंग करना, ये सारी की सारी अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर से परफॉर्म करवाने लग जाएं तो वो क्या कहलाएगा? वो लाइब्रेरी ऑटोमेशन ही तो कहलाएगा। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है? इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है लाइब्रेरी सर्विस इन्वॉल्व्स वेरियस टास्क। लाइब्रेरी की जो सर्विसेज हैं उसके अंदर बहुत सारे हम टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे एक्वायरिंग का मतलब बुक्स को लाइब्रेरी में मंगवाना, उनको प्रिपेयर करना मतलब उसमें टेक्निकल प्रोसेसिंग करना, उनको ऑर्गेनाइज सेल्फ लाइब्रेरीज के अंदर रखी हुई अलमीराज के सेल्फ पर उसको डॉक्यूमेंट को अरेंज करना, और इन मैनी फॉर्मेट। देखिए क्या कहता है कि लाइब्रेरी सर्विस इन्वॉल्व्स वेरियस टास्क जैसे एक्वायरिंग, प्रिपेयरिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन वेरियस फॉर्मेट। लाइब्रेरी के अंदर जो है सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज होता है एक्वायरिंग, और वो बहुत सारे फॉर्मेट्स में होती है। दीज टास्क
includes acquisition, technical processing, circulation, maintenance, collectively known as housekeeping operation। जो मैंने आपको बताया ना, इन सारी एक्टिविटीज को मिलकर हम क्या कहते हैं, हाउसकीपिंग ऑपरेशन कहते हैं। और जहां तक बात है ट्रेडिशनल लाइब्रेरी की, तो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी क्या होती है स्टूडेंट? ट्रेडिशनल लाइब्रेरी होती है जिसमें हम काम करते हैं मैनुअल फॉर्म में, किसी प्रकार के किसी कंप्यूटर का उपयोग नहीं करते। तो एक सिंपल और ट्रेडिशनल पारंपरिक लाइब्रेरी के अंदर ये सारे काम करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत लेबर कंज्यूमिंग होता है। तो इन कामों को आसान करने के लिए ही हमने एक नई कॉन्सेप्ट को अपनाया जिसको हम लाइब्रेरी ऑटोमेटिक मींस भाई ट्रेडिशनल लाइब्रेरी के अंदर ये सभी काम एक्विजिशन, टेक्निकल प्रोसेसिंग, सर्कुलेशन, ये सारे काम बहुत डिफिकल्टी से होते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। और इन्हीं टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज के अंदर जब हम कंप्यूटर का उपयोग करें, एलएमएस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इन कामों को आसान कर देते हैं, तो वो लाइब्रेरी ऑटोमेशन कहलाता है। तो आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिंपल भाषा में क्या है कि भाई लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको हम परफॉर्म करवाएं कंप्यूटर की सहायता से, किसी एलएमएस की सहायता से, मींस काम कुछ काम ऑटोमेटिकली हो जाएं। तो ऐसी सिस्टम को हम क्या कहेंगे? ऐसे सिस्टम को हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम कहेंगे। और इसमें एक्टिविटीज आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड, इंटरलिंक हो, उसको हम इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम कहलाएंगे। और ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने कब आई? 1970 से, जब कंप्यूटर्स जो हैं वर्ल्ड वाइड जो हैं फेमस होने लगे और कंप्यूटर का जब उदय हुआ, जब कंप्यूटर हमारे सामने आए तो हमने जो है इन कंप्यूटर्स को अपनी लाइब्रेरी के अंदर होने वाली बहुत सारी क्लरिकल ऑपरेशंस हो गए हमारे कितने भी, और इंक्रीज स्टाफ प्रोडक्टिविटी, इन चीज़ों को कम करने के लिए हमने कंप्यूटर का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो आप समझ गए होंगे कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन वही है कि लाइब्रेरी के अंदर जो क्लरिकल वर्क या और अदर एक्टिविटीज़ जो हम परफॉर्म करें उनको हम कंप्यूटर की सहायता से करें, मीन्स आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से करें, तो वो क्या कहलाएगा? वो लाइब्रेरी ऑटोमेशन कहलाएगा। अब लाइब्रेरी ऑटोमेशन में की एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको देखो यहां दी हुई है, रेफर्स यूजिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू हैंडल दीज मैनुअल ऑपरेशन इन लाइब्रेरीज ऑफ एनी टाइप। किसी भी टाइप की लाइब्रेरीज में तो ये मैनुअल जो ये काम किए जाते हैं ना, मैनुअल एक्विजिशन, टेक्निकल सेक्शन, इनको जो है हम कैसे करवाते हैं? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से हम इनको परफॉर्म करवाएं, तो वो लाइब्रेरी ऑटोमेशन कहलाएगा। अब देखिए आपकी लाइब्रेरी ऑटोमेटिक 3 प्रकार से की जा सकती है। भाई इसको ऐसे ही समझ लो जैसे हम लाइब्रेरी के कुछ पोर्शन को ऑटोमेटिक कर दें, थोड़ा सा ऑटोमेशन आप अपनी बजट के हिसाब से थोड़ा सा ऑटोमेट कर दिया, थोड़े से ज्यादा कर दिया, और हमने फुल्ली जो है उसको ऑटोमेट कर दिया। तो ये 3 अप्रोच जो है यहाँ पर बताई हुई है कि आप सिर्फ लाइब्रेरी के अंदर यूज होने वाले कैटलॉगिंग सिस्टम को, उसके अंदर उस मॉड्यूल्स को, सिर्फ जो ये मॉड्यूल्स मैंने बताया था स्टूडेंट, ये होते हैं मॉड्यूल्स, जैसे ये सर्कुलेशन मॉड्यूल्स, पैटर्न्स, कैटलॉगिंग, तो इस मॉड्यूल्स को ही सिर्फ हम कंप्यूटर की सहायता से परफॉर्म करवा दें, तो वो आपकी फर्स्ट अप्रोच कहलाएगी, जिसको हम बोलते हैं पीसमिल अप्रोच। और दूसरा होता है प्लान इंस्टॉलेशन अप्रोच, कि भाई हमने ओपेक तो कर ही दिया, उसके अलावा हम सर्कुलेशन को या 1-2 चीजों को और हम जो है कंप्यूटर की सहायता से करवाने लग जाएं या उसको ऑटोमेटिक कर दें। तो ये कह सकते हैं आप ग्रेजुअली मोर मॉड्यूल्स लाइक कैटलॉगिंग, मेंबर मैनेजमेंट एंड सर्कुलेशन, इनको हम जस्ट ऑटोमेटिक कर दें, तो ये क्या कहलाएगी? प्लान्ड इंस्टॉलेशन अप्रोच। और फुली इंटीग्रेशन मींस आप पूरी लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज जो ये है, सीरियल कंट्रोल, एक्विजिशन, रिपोर्ट्स, टूल्स, और ये सभी जो है हम जो है कंप्यूटर की सहायता से करवाएं या एलएमएस की सहायता से करवाएं या आईसीटी की सहायता से करवाएं, तो वो क्या कहलाएगी? वो फुल इंटीग्रेशन कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऑटोमेशन इज इन लाइब्रेरीज डज नॉट हैव लोकल एरिया नेटवर्क। भाई आपकी लाइब्रेरी में इंटरनेट हो या ना हो, ठीक है, बट क्या होना चाहिए? स्पेशली विद द इंटीग्रेटेड सिस्टम, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम जरूर होना चाहिए। इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है वो जरूर होना चाहिए कि भाई आपके जो ये है डॉक्यूमेंट एक्विजिशन, अधिग्रहण, बुक्स, न्यूज़पेपर वगैरह का लाइब्रेरी में मंगवाना, कैटलॉगिंग करना, मेंबर मैनेजमेंट, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल। सीरियल कंट्रोल में होता है न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, इनकी पूरी प्रोसेसिंग, इनके सब्सक्रिप्शन से लेके इनको इनकी अरेंजमेंट तक की सारा काम इस सेक्शन में किया जाता है। इंटर लाइब्रेरी लैंडिंग, जब 2 या 2 से ज्यादा लाइब्रेरी आपस में मिलकर कोऑपरेट होकर एक दूसरे के साथ अपने रिसोर्सेज को शेयर करती हैं, तो उनको हम बोलते हैं इंटर लाइब्रेरी लैंडिंग या फिर लाइब्रेरी कोऑपरेशन,
ठीक है, या फिर रिसोर्स शेयरिंग, एक्सेस टू द ओपेक, ये चीजें आप कर दो तो आपकी लाइब्रेरी जो है वो ऑटोमेट हो जाएगी। यहाँ लिखा हुआ ना की ऑपरेशन दैट कैन बी ऑटोमेटेड इंक्लूड, ये ऑपरेशंस अगर आप कर देते हो तो वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी ऑटोमेटिक लाइब्रेरी कहलाती है। तो इसमें एक आपका इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम इस प्रकार से बनाया, मैंने समझा दिया, जहां पर आपका एक्विजिशन, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल, सेंट्रल डाटाबेस, कैटलॉगिंग, इंटर लाइब्रेरी लोन, रिपोर्ट्स और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ये आपस में एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं ताकि एक ऐसा सिस्टम बने कि एक्विजिशन में अगर कुछ डेवलपमेंट हुई है तो यहां पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पर पता चल जाए। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में मींस लाइब्रेरियन कुछ ऐड करता है लाइब्रेरी के अंदर तो वो एक्विजिशन में भी शो हो। तो इस तरह के सिस्टम को हम इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम कहते हैं। इसको आप इजीली पढ़ोगे तो बड़ा आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने बता दिया कुछ टर्म्स आपकी यूज होती हैं। तो मॉडर्न ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम नाउ सपोर्ट्स, किसको सपोर्ट करेगा, हाउसकीपिंग ऑपरेशन। ये अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हाउसकीपिंग ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। जो रूटीन के टास्क आपके जैसे एक्विजिशन, सर्कुलेशन, टेक्निकल वर्क, मेंटेनेंस और सीरियल कंट्रोल, इन कार्यों को आप जो है ऑटोमेट कर दो। और आज का जो मॉडर्न ऑटोमेशन है वो इसी को सपोर्ट करता है। ऑटोमेटेड रूटीन टास्क टू फ्री अप द स्टाफ के टाइम को बचाने के लिए आप लाइब्रेरी की हाउसकीपिंग ऑपरेशन को ऑटोमेटिक कर दें। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, इजी एक्सेस टू द लाइब्रेरी डाटा फॉर यूज। भाई अब किस चीज को, अब आपका जो मॉडर्न ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है वो इस बात को भी सपोर्ट करता है कि आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन रिट्राइव करनी है तो उसमें ज्यादा टाइम ना लगे, यूजर्स को जो है जल्दी से जल्दी मिल जाए। अब देखिए एक मैनुअल लाइब्रेरी है, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी है, स्टूडेंट को किसी बुक के बारे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो वो उस लाइब्रेरी में जाएगा, जाकर वो XYZ बुक को सर्च करेगा, कितना टाइम कंज्यूमिंग है। बट अगर आपकी लाइब्रेरी ऑटोमेट होगी तो आप ओपेक पर जाएंगे और लाइब्रेरी के ओपेक पर जाएंगे, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग मेन्यू पर जाएंगे और वहां जाकर उस बुक की इंफॉर्मेशन जस्ट डालेंगे तो आपके सामने उस बुक की लोकेशन भी आ जाएगी, उसकी अवेलेबिलिटी भी आ जाएगी और उसके कंटेंट्स भी आपके सामने आ जाएंगे। बट ये एक टर्म जो है, छोटी सी टर्म है, इसको मैं बता देता हूं, रिट्राइवल, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। देखिए स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल होता है कि कोई इंफॉर्मेशन हमने पहले अगर डाल रखी है सिस्टम में तो उसको ही निकाला जा सकता है। एक होता है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना, प्राप्त करना, कि भाई कोई इंफॉर्मेशन कहीं पर पड़ी है वो कर दी, परंतु इंफॉर्मेशन रिट्राइवल ये है कि पहले आपको इंफॉर्मेशन को डालना पड़ेगा तभी आप उसको रिट्राइव कर सकते हो। जैसे सिंपली आप सुबह अगर अपने घर की पानी की टंकी को अगर पानी से भर देते हो, कोई भी आप नल खोलेंगे तो उससे पानी आएगा, बट अगर आप उसको भरेंगे ही नहीं तो वो नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन रिट्राइवल भी एक ऐसी टर्म है कि आपको पहले सिस्टम के अंदर पहले सूचनाओं को डालना पड़ेगा और उन्हीं को आप रिट्राइव कर सकते हैं। अब क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन विद ओपन डाटा। आज का जो मॉडर्न ऑटोमेटिक लाइब्रेरी सिस्टम है वो ऐसा सिस्टम है जो इंटीग्रेट करता है ओपन डाटा। ओपन डाटा मीन्स आप मान लीजिए अपने LMS पर कुछ ढूंढ रहे हैं, अपने सॉफ्टवेयर कुछ ढूंढ रहे हैं, परंतु वहां पर वो चीज नहीं है, परंतु वो बाहर किसी दूसरी साइट पर है, तो आपका ये LMS इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है आपको ऐसी फैसिलिटी देता है कि आप बाहर के एक्सटर्नल डाटा को भी आप ओपन करके देख सकते हो। जैसे आप कई बार देखते नहीं है विकिपीडिया में आपने सर्च किया लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के नीचे जब सर्च लाइब्रेरी की डेफिनेशंस वगैरह आ जाएंगी और कुछ ब्लू लिंक्स दिए हुए होंगे, वो ब्लू लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो आप एक वेबसाइट आपकी खुल जाएगी। तो इस प्रकार के कनेक्शंस को हम क्या कहते हैं, ओपन डाटा। तो ऐसे भी आपके जो है मॉडर्न लाइब्रेरी सिस्टम है जो आपको इस प्रकार की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो आप इसमें ये समझ गए होंगे। उसके बाद हम करते हैं एवोल्यूशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, कि भाई ये ऑटोमेशन नाम की जो है ये टर्म हमारे सामने कैसे आई। तो भाई इसमें भी हमारे जो फील्ड के लाइब्रेरियन हैं उनका बड़ा योगदान रहा है। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के रूप में बताता हूं। एक थे डॉक्टर जॉन शाह बिलिंग, ठीक है, और इनके एक फ्रेंड थे जिनका नाम था हरमन हॉलेरिथ। ये तो इन जॉन शाह ने अपने विचार दिए, इनको मीन्स इनको थोड़ा सा मोटिवेट किया, और उसी मोटिवेशन के कारण हरमन हॉलेरिथ ने डेवलप किया एक पंच कार्ड सिस्टम, और उस पंच कार्ड सिस्टम के बाद और डेवलपमेंट हुई और इन्होंने आगे चलकर एक कंपनी एस्टेब्लिश कर दी, IBM PC, ठीक है। और ये IBM PC आप समझ सकते हैं, ये
मतलब कंप्यूटर के फील्ड में बहुत काम करती है, मतलब बहुत सारी चिप्स वगैरह निकालती है और डाटा निकालती है। तो आप इसको आसान भाषा में इस प्रकार से कहें कि डॉक्टर जॉन शाह बिलिंग को उत्साहित करने के द्वारा उत्साह जब इन्होंने उनको उत्साहित किया हरमन होलीरेथ को, तो इन्होंने एक पंच कार्ड मशीन, ये जो पंच कार्ड सिस्टम जो है ये डेवलप किया और ये आगे चलकर ऑटोमेशन में काफी यूज हुआ। तो आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। दिस ब्रेक थ्रू allow the library to manage amount of data bibliographical demands grew significantly in 1950 with affordable computer। मतलब इनके द्वारा ही आगे चलकर ऐसी कंपनी बनाई गई जिससे जो है अफोर्डेबल कंप्यूटर्स हमारे सामने आए। और एक बेसिकली ये ध्यान में रखना कि 1970 में रियल ऑटोमेशन शुरू हुई, जब कंप्यूटर जो है मतलब बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल मतलब अफोर्डेबल प्राइस में हमारे सामने अवेलेबल हुए, तब से आप इसको लाइब्रेरी ऑटोमेशन को मान सकते हैं। और लाइब्रेरी ऑटोमेशन वैसे तो देखा जाए तो 1936 से शुरू हो गई थी आपकी 1936 से, जब पंच कार्ड सिस्टम, ये पंच कार्ड सिस्टम है ये आया था 1936 में, तब से ही जो है आपकी ऑटोमेशन स्टार्ट हो गई। बट रियल ऑटोमेशन हमारे सामने आई जो आजकल हम लाइब्रेरीज में देखते हैं, उसकी शुरुआत हुई 1970 में, जब आपके अफोर्डेबल कंप्यूटर्स जो हैं बहुतायत मात्रा में अवेलेबल होने लगे। तो इसमें जो कुछ की पॉइंट्स हैं आपके फेज वाइज, तो प्री कंप्यूटर ईरा क्या है 1950, मतलब 1936 से लेके 1950 तक की ईरा को क्या बोला गया है, प्री कंप्यूटर ईरा, जहां पर आपके रिकॉर्ड जो है वो मैनुअली फॉर्म में मतलब मैनेज किए जाते थे। उसके बाद स्टैंड अलोन ईरा 1960 में जहां लाइब्रेरी बिगेन्स ऑफलाइन कंप्यूटराइजेशन, यहाँ पर आपकी ऑफलाइन कंप्यूटराइजेशन स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद है ऑनलाइन सिस्टम, लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस ऑनलाइन सिस्टम कब 1970 में, जहां से मैंने बताया कि ऑटोमेशन शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर ईरा आई 1960 में, जहां हमारे सामने आए पर्सनल कंप्यूटर। और इन पर्सनल कंप्यूटर्स में क्या क्या फैसिलिटी थी, सीडी रोम था इनमें, ताकि हम डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेंड कर सकते थे, सीडीज के रूप में, फ्लॉपीज के रूप में। उसके बाद आई हमारी वेब इरा 1990s में, द इंटरनेट अलाउ रिमोट एक्सेस, इंटरनेट हमारे सामने आ गया, वेब ब्राउजर हमारे सामने आ गया, हम दूर बैठकर किसी लाइब्रेरी तक अपनी एक्सेस कर सकते थे। तो इस इरा को हमने बोला 1990s की वेब इरा। उसके बाद आया ओपन इराज, ये एक्चुअली जो है ओपन इराज क्या है कि इस इरा के अंदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनने लगे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड ओपन है, ठीक है, जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। और ओपन स्टैंडर्ड, किसी प्रकार के लाइसेंस की आपको इसके अंदर जरूरत नहीं है। जैसे मैं बात करूं कोहा इज आल्सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और ये भी कब आया, ये भी आपका उसी 2000 के आसपास आया, मीन्स 1999 में। 1999 में न्यूजीलैंड की एक कंपनी थी कैपिटो इन्फा करके, उसके द्वारा जो है आपका ये कोहा सॉफ्टवेयर है। इसके बारे में फिर कभी डिटेल से हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं हमारे यूनिट नंबर 1 की। तो इसमें सेकंड जो की ऑटोमेशन डेवलपमेंट डिकेड वाइज क्या है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 1936 से लेकर 1960 मीन्स 1959 तक की, जहां पंच कार्ड सिस्टम और IBM PC मशीन्स जो है आपके लिए अवेलेबल हुई। उसके बाद 1960 से 1969 तक, जहां पर देखो कुछ टेक्नोलॉजी जो लाइब्रेरी में यूज होती है, वो देखिए जनरल पर्पस कंप्यूटर यूज होने लगे। और डेवलपमेंट किसकी हुई, क्विक कीवर्ड इंडेक्सिंग की, मतलब आप कंप्यूटर के डाटाबेस में कीवर्ड्स डालकर किसी भी डाटाबेस में से अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते थे। और एक फिर मेडलर आया। ये मेडलर एक्चुअल में क्या है, अब इसको मेडलाइन के नाम से जानते हैं। ये मेडलर यूएसए की एक मेडिकल लाइब्रेरी है और उसका एक डाटाबेस है। ये देखिए डाटाबेस कब बनता है, जब कंप्यूटर्स पर हम कोई चीज बनाते हैं कंप्यूटर्स पर, तो एक डाटाबेस बना जिसको हम मेडलर के नाम से जानते हैं। ये एक्चुअल में 1964 में बना था, ठीक है। और ये बनाया किसने था, ये नेशनल लाइब्रेरी यूएसए की थी, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्राइवल सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। तो ये एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें आपके बायोमेडिकल के और आपके जो है बायोटेक्नोलॉजी के जो जर्नल्स हैं या जो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उनको जो है इस डाटाबेस के द्वारा सर्च कर सकते थे कीवर्ड्स वगैरह डाल के। और एक चीज और स्टार्ट हुई इसमें 1966 से आपकी जो है
लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने जो है मार्क कैटलॉगिंग शुरू की, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग की। इसके लिए आप मेरी क्लासेस देखें स्टूडेंट्स, ध्यान रखें मैंने अपनी क्लासेस डाल रखी हैं BLIE 227 डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एंड प्रैक्टिस। ये क्लासेस जरूर देखें, ये BLI 227 पेपर है, उसमें आपको मैंने सिखाया है कि मार्क कैटलॉगिंग किस प्रकार से करते हैं, तो उसका भी डेवलपमेंट हुआ। फिर है 1970 से 1979 के अंदर आपका एक डाटाबेस तो क्रिएट हुआ ही, ऑटोमेशन आया किसमें, सर्कुलेशन में, बार कोडिंग ऑफ बुक्स, बुक्स की बार कोडिंग की जाने लगी। मतलब लाइब्रेरी के अंदर जब बुक को सर्च किया जाता था तो मतलब इश्यू रिटर्न किया जाता बुक्स का, तो वो बार कोडिंग से होने लगा कि हम जो है स्कैनर से बार कोड को स्कैन करें और बुक इश्यू रिटर्न हो। तो ये भी आपका शुरू हुआ 1970 से। उसके बाद आपके सामने आया OCLC, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। तो ये इसको पहले ओयो लाइब्रेरी कंप्यूटर सेंटर के नाम से जानते थे। ये भी आपका जो है 1970 के अंदर 71-70 के अंदर आपका आया। तो इसके अंदर भी ये एक डाटाबेस है जिससे हम जो है ओहियो की जो पहले जो है ओहियो मतलब एक स्टेट है उसकी लाइब्रेरीज के डाटाबेस को हम सर्च कर पाते थे। 1980 से लेकर 1989 तक रिमोट एक्सेस, एक ऐसी ईरा हमारे सामने आई कि हम दूर दराज के क्षेत्र की किसी लाइब्रेरी को अपने कंप्यूटर पर एक्सेस कर पाते थे। तो इसको ही बोलते हैं हम रिमोट एक्सेस, जो ज्योग्राफिकल जो एरियाज को जो है खत्म कर देती है। ऐसी लाइब्रेरीज, ऐसे डाटाबेसेस, ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई जहां हम दूसरी लाइब्रेरीज को जो है वो एक्सेस कर सकते थे अपने पीसीज पर। और इंट्रोडक्शन ऑफ ओपेक, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस डाटाबेस हमारे ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉगिंग हमारे सामने आई। और लैन एक्सेस आई। लैन एक्सेस मतलब आप दूसरे कंप्यूटर का डाटा अपने पीसी में, जिसको हम बोलते हैं लैन को, लोकल एरिया नेटवर्क। 1999 में राइज ऑफ, जैसा कि आपने देखा होगा, वेब ब्राउजर हमारे सामने आए और मल्टीमीडिया डाटाबेसेस और डिजिटल लाइब्रेरी का उदय जो है 1990 से लेकर 1991, मतलब ये इस डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम को जो है डेवलप करने वाले वेनर बुश थे जिन्होंने मेमैक्स बनाया। इस पर फिर कभी बात करेंगे। फिर उसके बाद 2000 से 2014 तक आपकी अडॉप्शन ऑफ द ओपन सोर्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, LMS, ओपन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे मैंने कोहा बताया, आपका कोहा का डेवलपमेंट हुआ। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड ओपन है, किसी लाइसेंस की आपको जरूरत नहीं होती। वेब 2.0 टूल मीन्स आप वेब ब्राउजर जिसमें आपका कौन सा प्रोटोकॉल यूज हुआ है, वो हुआ है 2.0, जिसमें आप वेब ब्राउजर से, देखिए पहले वेब ब्राउजर नहीं होते थे आपके, वेब ब्राउजर से एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, हम वेब ब्राउजर से दूसरी लाइब्रेरीज को जो है अपने यहाँ ओपन कर सकते हैं, या वेब ब्राउजर पर इंटरनेट सर्फिंग वगैरह सब, मतलब लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई भी डाटा हमें सर्च करना हो वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसी के अंदर क्या डेवलपमेंट हुई, इंटीग्रेशन ऑफ द लिंक्ड ओपन डाटा। लिंक्ड ओपन डाटा जैसे मैंने बताया आपका कि आप ये चीज सर्च कर रहे हो और मैं यहाँ पर एक ब्लू कलर में एक लिंक प्रोवाइड कर दूं, जैसे आप ये पढ़ रहे हैं आपको ये भी जानना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक अन्य वेबसाइट पर चले जाएंगे और वहां से डाटा को सर्च कर सकते हैं, वहां डाटा को देख सकते हैं। तो ये कीवर्ड्स टाइप आपकी जो है, मतलब आपकी जो है डिकेड वाइज है और ऊपर जो है आपकी ईराज वाइज है। तो ये एक एवेल्युएशन है, मींस ऑटोमेशन हमारे सामने कैसे कैसे आया। ऑटोमेटिक लाइब्रेरी सिस्टम, अब देखिए ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम आप समझ गए होंगे। देखिए इसके पीछे ना बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो रही हैं, बहुत सारी चीजें रही हैं। जैसे मैंने बताया कि आप लाइब्रेरी को थोड़ा सा, बिल्कुल 1 या 2 मॉड्यूल्स को आप करके लाइब्रेरी को ऑटोमेटिक बना सकते हैं। वो 2 से 4 मॉड्यूल्स आप ऑटोमेटिक करके उसको ऑटोमेटिक बना सकते हैं। और एक होता है आपका फुल्ली, मतलब आपको इंटीग्रेशन, मतलब फुल लाइब्रेरी को ऑटोमेटिक, हर क्रिया को आप ऑटोमेटिक कर लाइब्रेरी को कर सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिक बना सकते हैं। अब जैसे ऊपर आपने देखा कि डेवलपमेंट ऑफ द लाइब्रेरी ऑटोमेशन ओवर द डिकेड्स हाईलाइट द इंपैक्ट ऑफ ICT। ऊपर आपने देखा होगा कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हुई उसका असर आपकी लाइब्रेरी ऑटोमेशन पर भी पड़ता चला गया। डे बाय डे आप नई नई चीजों, पहले तो सिर्फ पंच कार्ड सिस्टम आया, ओपेक आया, फिर वेब आई, फिर आपका जो है ओपन सिस्टम आया, मतलब ये सारी चीजों का जो है आप ये देखेंगे कि भाई ICT का ही तो फर्क है। तो इसी प्रकार से ICT का
इफेक्ट पड़ा आपकी लाइब्रेरी ऑटोमेशन पर। दिस इवैल्यूएशन मार्क 3 की फैक्टर, और ये जो डेवलपमेंट हुई आईसीटी की, इसने जो है लाइब्रेरी की वर्किंग पर 3 प्रकार का प्रभाव छोड़ा। एक है मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन के अंदर आप ये समझ सकते हैं कि एक ऐसी टेक्निक बना दी, आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप एक काम कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से करें। अब टेक्निकल तरीके से आप मैकेनाइजेशन इसी प्रकार से समझ सकते हैं आप कि एक पत्थर है, ये इस पत्थर को उठाकर आपको यहां लेकर जाना है। तो इस आईसीटी की ईरा से पहले लोग क्या करते थे, इसको 4 या 5 लोग उठाकर इसको यहां से यहां लेकर जाते थे। बट जैसे ही आईसीटी मतलब हमारे सामने आई, तो हमने थोड़ी सी टेक्निक लगाई। एक रोड ली लोहे की, और इसके नीचे लगाकर हम इस पत्थर को जो है घसीटते हुए इधर ले गए। तो जहां हमें 4 या 5 आदमी चाहिए थे और बहुत सारी लेबर चाहिए थी, मीन्स आपकी आईसीटी से पहले का जो दौर था, वो जो चीज थी उसमें कितनी लेबर लगती थी, और 4-5 लोग जो हैं वो मिलकर इस पत्थर को उठाकर वहां ले जाते थे। और हमने थोड़ा सा मैकेनिकल माइंड अपनाया, तो हमने एक रोड से एक ही व्यक्ति इस पत्थर को धीरे धीरे करके यहां लेकर जा सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि आईसीटी जब बनी तो उसके शुरुआती दौर में लाइब्रेरीज के अंदर कुछ काम थे जिनको हमने थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से करना शुरू कर दिया। उसके बाद है इनोवेशन। जैसे आईसीटी डेवलप हुई, हमारी जो है सोसाइटी के अंदर चेंजेस आए, तो हमने एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। हमने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, जैसे ये पत्थर यहां से यहां लेकर जाना है, तो इस पर एक्सपेरिमेंट किए कि और कौन से आसान तरीके हो सकते हैं जो हम इसको आगे लेकर जा सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन का दौर था। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, मींस आईसीटी पूरी डेवलप हो गई आपकी। तो डेवलप होने के बाद हमने पूरी लाइब्रेरी को जो है, सभी ऑपरेशंस को जो है ऑटोमेटिक कर दिया। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई ये सेक्शन आपको एक्सप्लेन करता है कि भाई मैकेनाइज द लाइब्रेरी टास्क, जब आपकी आईसीटी आपके सामने आई। उसके बाद है सपोर्ट द न्यू एंड इम्प्रूव्ड फोकस यूजर फोकस सर्विस, ट्रांसफॉर्म हाउ इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एंड शेयर्ड। अब हम देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ऑटोमेशन पढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेशन में एक ये वर्ड आपका यूज हुआ है, ये शॉर्ट नोट के रूप में आ जाता है, रेशनल फॉर द लाइब्रेरी ऑटोमेशन। एक्चुअल में इसका अर्थ क्या है कि वो कौन से जड़मूल कारण रहे जिसके कारण आपकी ऑटोमेशन हमारे सामने आई, वो कौन से ऐसे रीजन रहे कि हमारी जो है लाइब्रेरी ऑटोमेशन हमारे सामने आई। और दूसरा इसका एक मीनिंग ये भी है साथ में कि इस लाइब्रेरी ऑटोमेशन से क्या क्या बेनिफिट हुए, कौन कौन से बेनिफिट्स उठाकर हम जो है लाइब्रेरी ऑटोमेशन को जो है परफॉर्म करवाया, मतलब हमें क्या, मतलब कौन कौन से बेनिफिट्स हमें जो है लाइब्रेरी ऑटोमेशन से मिल सकते हैं, उनको माइंड में रख के हमने लाइब्रेरी ऑटोमेशन को अपनाया। तो देखिए इसका एक बेसिक सा कारण ये है कि देखिए जब भी कोई समाज बदलता है, और समाज कैसे बदलता है, समाज सबसे पहले तो ये समझिए समाज क्या है, समाज है एक ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर, लिव टुगेदर, और जब हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है तो हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो इसी को तो हम सोसाइटी कहते हैं। तो जैसे जैसे सोसाइटी में डेवलपमेंट हुई, जैसे जैसे सोसाइटी के अंदर आईसीटी का प्रभाव पड़ा, लोगों के जीवन स्तर में एक बदलाव आया, वही एक बेसिक रीजन है कि हमने लाइब्रेरी के अंदर भी लाइब्रेरी ऑटोमेशन शुरू कर दिया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक डेवलपमेंट ऐसी हुई कि हमने टीवी को तो रिमोट से चलाना शुरू कर दिया, बट हम ये सोचना बंद कर दे कि लाइब्रेरी में भी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है या नहीं। तो बेसिक कारण यही है कि जो हमारी सोसाइटी पर टेक्नोलॉजी का असर पड़ा, आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का असर पड़ा, वही एक मेन और मूलभूत कारण है जिससे हमने सोचना शुरू किया कि हमारी लाइब्रेरीज भी जो है वो ऑटोमेटिक होनी चाहिए। तो लाइब्रेरी मस्ट इन्वॉल्व टू कीप अप विद द सोसाइटिकल चेंज, लिखा ना यहाँ पर, लाइब्रेरीज मस्ट इन्वॉल्व टू कीप अप विद द सोसाइटिकल चेंज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आईसीटी। ऑटोमेशन इज वाइटल for libraries to secure ongoing political and financial stay relevant। मतलब इसमें जो है आपका पॉलिटिकली जो है पॉलिटिकल और फाइनेंशियली भी सपोर्ट जो है वो बहुत जरूरी है लाइब्रेरी को ऑटोमेटिक करने, तो उसका भी प्रभाव आपका पड़ा। उसके बाद की रीजन, ये देखिए यहां लिखा हुआ है, की रीजन फॉर द लाइब्रेरी ऑटोमेशन इंक्लूड्स, मींस रैशनलाइज फॉर लाइब्रेरी ऑटोमेशन इंक्लूड्स इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। हमें जो है मोर एफिशिएंट काम चाहिए हमें लाइब्रेरी के अंदर, इसीलिए हमें जो है लाइब्रेरी ऑटोमेशन की जरूरत हुई। तो यहाँ आप आसान भाषा में समझ सकते हैं ऑटोमेटिक हाउसकीपिंग ऑपरेशन। जब हम लाइब्रेरी के हाउसकीपिंग ऑपरेशन को ऑटोमेटिक कर देते हैं तो वो हमें क्या करता है, वो लाइब्रेरीज बेनिफिट फ्रॉम द आईसीटी इनोवेशन लाइक
डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन एक्सेस। तो देखिए, अगर हम कोई काम पौराणिक तरीके से कर रहे हैं तो क्यों ना जो सोसाइटी में आईसीटी का प्रभाव पड़ रहा है तो उसको लाइब्रेरी में अपनाकर हम भी डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं और ऑनलाइन एक्सेस की। स्टाफ अवेलेबिलिटी, ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम ने जो है क्या कर दिया, वो स्टाफ की अवेलेबिलिटी को जो है कम कर दिया। आज अगर मान लीजिए 2 व्यक्ति ही काम कर रहे हैं लाइब्रेरी में तो भी काम चल सकता है। अगर आप सर्कुलेशन की बात करें, एक मीडियम साइज की लाइब्रेरी है और उसके सर्कुलेशन सिस्टम पर सिर्फ 2 व्यक्ति हैं, एक इशू करने वाला और एक रिटर्न, तो काम चल सकता है। तो ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम ने क्या किया, रूटीन वर्क, फ्रीइंग अब द प्रोफेशनल स्टाफ टू असिस्ट यूजर मोर डायरेक्टली, कि भाई पहले जो है डायरेक्टली जो है स्टूडेंट्स जो हैं स्टाफ के साथ इंटरेक्ट होते थे और इंटरेक्ट होने के बाद उनसे पूछते थे क्वेश्चन और उनको, अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी कंप्यूटर पर अवेलेबल हो गई है, आप लाइब्रेरी के बारे में पूरा कंप्यूटर पर जान सकते हैं, तो आप क्यों स्टाफ से बात करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट अब मेरी ऑफलाइन क्लासेस लेना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें चलकर यहाँ आना पड़ेगा। अब ये सारा डिजिटलाइजेशन और सारा यूट्यूब पर अवेलेबल है तो वहां से भी आप डायरेक्ट क्लासेस लेते हो, तो इसलिए आप लोगों को आने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही इनहैंस सर्विस को इनहैंस करने के लिए मीन्स कोई काम 10 मिनट में किया जाता है उसको 1 मिनट में या 2 मिनट में करने के लिए भी हमें लाइब्रेरी ऑटोमेशन की जरूरत हुई। ओवरकम द एक्सेस बैरियर्स, अब अगर मान लीजिए आपकी ऑटोमेटिक लाइब्रेरी और वेब अनेबल्ड है, स्टूडेंट घर बैठकर 24/7 आपकी लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकता है, तो वो क्यों लाइब्रेरी में जाएगा, उसे अब किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत है अभी कंप्यूटर खोलेगा और उसको देख सकता है। तो ऐसी फैसिलिटीज, ऐसे बैरियर्स को जो है कम करने के लिए भी ऑटोमेशन की जरूरत पड़ी। यहाँ पर आप ये भी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, नीड्स ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, क्यों, क्या आवश्यकताएं हैं लाइब्रेरी को ऑटोमेटिक करने की, तो उनमें ये कर सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये पढ़ लेना आप। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन अब उसके बाद है प्री रिक्विजिट एंड स्टेप फॉर द लाइब्रेरी ऑटोमेशन। देखो प्री रिक्विजिट स्टेप्स यहाँ स्टूडेंट ये समझ लें। अब देखिए ऑटोमेशन आपने समझ लिया, उसके जल मूड कारण आपने समझ लिए क्यों ऑटोमेशन आया। अब आपको लाइब्रेरी को ऑटोमेटिक करना है, तो ये स्टेप लाइब्रेरी को ऑटोमेटिक करने से पहले अपने माइंड में सोचना है कि हमें जो है सिस्टम लेवल पर या फिर कहें कि लाइब्रेरी को ऑटोमेटिक करना है तो उससे पहले हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपकी 2 बेसिक रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, एक हो सकती है सिस्टम लेवल रिक्वायरमेंट। सिस्टम लेवल रिक्वायरमेंट मींस कंप्यूटर के आधारित रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होंगी, मींस कौन सा कंप्यूटर हो, उस कंप्यूटर में कितने जीबी की रैम हो, उसमें इंटरनेट है या नहीं है, विंडो कौन सी है या कौन से हार्डवेयर, कौन से सर्वर्स आपको चाहिए। तो सिस्टम लेवल पर आप ये अपने माइंड में सोचते हैं कि हमें जो है एक लाइब्रेरी को ऑटोमेटिक करनी है। तो लाइब्रेरी को ऑटोमेटिक कौन कर सकता है, जैसे कि कोहा सॉफ्टवेयर है या फिर मैं कहूँ कोई भी LMS है, सोल, संजय, कोई भी आपका सॉफ्टवेयर है, तो इस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग आपके सिस्टम में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं उन सब के बारे में सोचना, उनके फीचर्स के बारे में सोचना, वो कहलाता है आपका सिस्टम लेवल रिक्वायरमेंट्स। तो ये प्री रिक्विजिट है स्टूडेंट कि भाई आपकी लाइब्रेरी ऑटोमेटिक होने से पहले आपको क्या क्या चाहिए। उसके बाद सॉफ्टवेयर लेवल पर रिक्वायरमेंट कि भाई आपका सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, भाई सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी फैसिलिटी है। भाई जैसे मैं कोहा देखता हूं, यहाँ पर कोहा है, कोहा में तो सब कुछ है, बट आपको अगर मान लीजिए कोई कमर्शियल सॉफ्टवेयर चाहिए या कोई अलग सॉफ्टवेयर चाहिए तो उसमें क्या क्या फैसिलिटी आपकी लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये इस तरह की चीजों को सोचना, इस तरह की फीचर्स, ये आपकी कहलाती हैं सॉफ्टवेयर लेवल रिक्वायरमेंट। जैसे इसमें से एक कि भाई सपोर्ट द मल्टीपल ब्रांच एंड अनलिमिटेड रिकॉर्ड्स, भाई ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो मान लीजिए एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है या यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारी जो है डिपार्टमेंट्स होते हैं, कोई एजुकेशन का, कोई लिटरेचर का, कोई इंजीनियरिंग का, तो सबके ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो सब ब्रांचेस के डाटा को हैंडल कर ले, अनलिमिटेड एक्सेस हो, वो रिकॉर्ड तक जो है पहुंच सके। तो ऐसे ही वेब कंपैटिबिलिटी है या नहीं है, रेगुलर अपडेशन है या नहीं है, तो इस तरह की यूजर फ्रेंडली है या नहीं है। यूजर फ्रेंडली का मतलब ये है कि आप आसानी से उसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो प्री रिक्विजिट होती हैं और 2 लेवल पर होती हैं, एक सिस्टम लेवल पर रिक्वायरमेंट और एक सॉफ्टवेयर लेवल पर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बात करें स्टेप फॉर द इंप्लीमेंटिंग लाइब्रेरी ऑटोमेशन। अब आपने ये सारी चीजें अपने दिमाग में सोच ली, तो अब आपको ये सोचना है कि कौन कौन से स्टेप उठेंगे जिनसे मैं लाइब्रेरी को ऑटोमेटिक कर पाऊंगा। तो वो कौन कौन से स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में आप ये ले सकते हैं कि सॉफ्टवेयर सिलेक्शन।
आपने सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट कर लिया कि भाई आपके सामने बहुत सारे सॉफ्टवेयर उनको रीड कर लिया, प्री रिक्विजिट स्टेप्स में सोच लिया सारा, और सोचने के बाद आपने डिसाइड किया कि मैं तो कोहा लूंगा। तो ये इस तरह का सोचना, ये जो है ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में हार्डवेयर सिलेक्शन। हार्डवेयर सिलेक्शन में है कि आपने ये सॉफ्टवेयर तो सोच लिया, इसके बाद इसके अंदर रिक्वायर्ड, जैसे कोहा सोच लिया, इस कोहा के लिए कितने जीबी की रैम है, कितने का लैन कार्ड, ग्राफिक कार्ड, क्या क्या लगेगा, उन सब के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका कि हार्डवेयर सिलेक्शन करना है इस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद साइट प्रिपरेशन। साइट प्रिपरेशन वो जगह है जहां पर आपको ये सॉफ्टवेयर, ये ऑटोमेशन पीसीज और सर्वर वगैरह जो है रखने हैं। तो ये आपका एक प्रकार का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। उसके बाद जनरल ट्रेनिंग, आपने जो है सॉफ्टवेयर को लागू कर दिया, लाइब्रेरी में टेबल वगैरह पे सर्वर वगैरह सब लगा दिया। अब वो जो सॉफ्टवेयर आपने लिया है भाई, उसको सीखना भी तो पड़ेगा, उसको सीखेंगे तभी तो आप उस पर काम कर पाएंगे। तो ये ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ नेक्स्ट स्टेप है। उसके बाद कस्टमाइजेशन, आप कोई काम कर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस सॉफ्टवेयर के अंदर, आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं नहीं। जैसे मान लीजिए आपकी लाइब्रेरी में जो है बहुत अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट आते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स भी आते हैं, और आपके में जैसे कोई जो है ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स भी आते हैं, मास्टर्स के भी आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम जो थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट रखते हैं, हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स, जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, उनको हम बुक्स इशू करते हैं काफी टाइम के लिए। तो मैंने जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स को मैं चाहता हूँ 14 डेज के लिए बुक इशू हो जाए, और कुछ को 1 मंथ के लिए, 30 दिन के लिए इशू हो जाए। तो आपके सॉफ्टवेयर में वो फैसिलिटी है या नहीं है कि मैं इसको कस्टमाइज कर सकूं, या फिर कई बार क्या होता है बिना कस्टमाइजेशन नहीं होती जिसमें, तो उसमें जो प्री इंस्टॉल्ड होता है 14 डेज, तो उसके बाद फाइन लगाना शुरू कर देता है स्टूडेंट पर। तो इस तरह की, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी आसान भाषा में कहूँ तो अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस सॉफ्टवेयर में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो कहलाता है कस्टमाइजेशन। उसके बाद डाटा एंट्री प्रोसीजर, आप वो स्टेप्स आपको पता होने चाहिए जिनसे आप इसके अंदर बुक्स की एंट्री कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की एंट्री कर सकते हैं, स्कॉलर्स की एंट्रीज कर सकते हैं। तो इसमें मैंने बताया एंट्रिंग बिब्लियोग्राफिक। बिब्लियोग्राफिक मैंने बताया आपको कि भाई क्या होता है, जैसे बुक की बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन की बात करें हम, तो ऑथर, टाइटल, प्लेस, पब्लिशर, ईयर, इस तरह की इंफॉर्मेशन बिब्लियोग्राफिक कहलाती है। एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस हैं नहीं, फाइनेंशियल डाटा का रिकॉर्ड रख सकते हैं नहीं। उसके बाद है कमीशनिंग, लॉन्चिंग द ऑटोमेटिक सिस्टम। ये सारी चीजें स्टेप करने के बाद फाइनली आप जो है इसको लॉन्च कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कमीशनिंग। उसके बाद है प्रोसीजरल मेथड। ये सारी चीजें आपने कर दी, उसके बाद आप इस सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। तो काम 2 तरीके से किया जाएगा। एक तो होगा एडमिनिस्ट्रेशन सब सिस्टम, मतलब लाइब्रेरियन के पास होल्ड रहेगा, लाइब्रेरियन इसका ओवरऑल मैनेजमेंट करेगा। वो किसी बुक को फ्रीज करना चाहे फ्रीज कर सकता है, वो चाहे कि ये बुक इशू नहीं होगी तो नहीं होगी, वो अगर ये चाहे कि लाइब्रेरी के अंदर XYZ स्टूडेंट्स के ये बुक इशू, स्टूडेंट बुक इशू ही ना कर पाए, तो वो उसको भी ब्लॉक कर सकता है। तो इस तरह का होल्ड जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम में आता है। इससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये जो प्रोसीजरल मॉडल ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन हेल्प ऑर्गेनाइज एंड सपोर्ट डिफरेंट टास्क ऑफ द लाइब्रेरी यूजिंग इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम आप समझ सकते हो। तो प्रोसीजरल मेथड में क्या आता है कि भाई ये जो मतलब ये जो प्रोसीजरल मॉडल जो है ये क्या हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में और सपोर्ट करने में डिफरेंट टास्क ऑफ द लाइब्रेरी। जैसे मैंने बताया एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे किसी बुक को फ्रीज करना है फ्रीज कर दिया, किसी स्टूडेंट को फ्रीज करना है फ्रीज कर दिया, ठीक है। अब इस सिस्टम को हम क्या जानते हैं, कैसे जानते हैं, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेट द वेरियस वर्क फ्लो। और ये LMS का काम क्या है, LMS का काम है ऑटोमेट वेरियस वर्क फ्लो लाइक एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल। इनको जो है मतलब इंटीग्रेट कराना, इनको एक दूसरे से मतलब इंटरलिंक कराना और इनमें काम करना। तो ये और ये सिस्टम जो है, इस मॉडल को किसने इंट्रोड्यूस किया था, इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था P.A. थॉमस। और कब किया था ये स्टूडेंट आप पढ़ेंगे कि एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट यूके, जिसको हम एसलीप्स के नाम से जानते हैं, इनकी कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर वो होल्ड जो लाइब्रेरियन के पास रहता है। ऑपरेशनल सब सिस्टम, इसमें हम हैंडल्स करते हैं डे टू डे जो प्रोसेसिंग होती है हमारी। जैसे मान लीजिए बुक्स को इश्यू करना है, रिटर्न करना है, एक्विजिशन करना है, उसमें टेक्निकल वर्क करना है, तो ये सारी चीजें हाउसकीपिंग सब सिस्टम्स को ऑटोमेट करना,
ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम को ऑटोमेट करना और इनमें काम करना, वो प्रोसीजरल मेथड करना। मींस आपका ये मानकर चले कि आपने लागू कर दिया ऑटोमेटिक सिस्टम, अब आप काम कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम में काम करेंगे, और ऑपरेशनल सब सिस्टम मींस आपके हाउसकीपिंग ऑपरेशंस में काम करेंगे। तो इसमें आप ये समझ सकते हैं, एक्विजिशन में मैंने बताया था आपको, बुक्स के लिए ऑर्डर करना, रिसीव मटेरियल को रिसीव करना। प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल थ्रू द क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, मींस आप इसकी प्रोसेसिंग करेंगे, मींस टेक्निकल काम आप करेंगे। इसमें टेक्निकल काम क्या, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, स्टैंपिंग वगैरह जो डॉक्यूमेंट में करनी है। उसके बाद यूज करवाना है आपको उसके स्टूडेंट से यूज करवाने के लिए आप क्या करेंगे, अब इस मटेरियल को, जो लाइब्रेरी में मटेरियल यहाँ आ गया, यहाँ टेक्निकल प्रोसेसिंग हो गया, अब इसको यूज करवाना है। यूज करवाना है मतलब किससे, स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट्स उसको कब इशू ले सकते हैं, वो बुक जब सर्कुलेशन में जाएगी तो यहाँ पर आएगा सर्कुलेशन, और लैंडिंग उधार लेने वाली सर्विस, मतलब ये आप इसमें आप इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विसेज कह सकते हैं, या जो हम स्टूडेंट्स को एक लॉन्ग टाइम के लिए बुक्स को इशू करें उसको कह सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम जो है आपका हाउसकीपिंग ऑपरेशन में, थर्ड जो मैंने कहा था सर्कुलेशन सेक्शन, उसमें। उसके बाद एक सेक्शन मेंटेनेंस, रिपेयर, बाइंडिंग और डिस्पोजल ऑफ मटेरियल। कई बार क्या होता है, लाइब्रेरी के अंदर जो मटेरियल होता है उसके कुछ पेजेस वेजेस फट जाते हैं, तो उनको हम थोड़ा सा, हमारा बड़ी लाइब्रेरी जो है उनमें एक बाइंडिंग सेक्शन होता है, वहाँ भेज देते हैं, वो बाइंड कर देते हैं। और कुछ मटेरियल ऐसा हो जाता है जो अब यूज ही नहीं हो पाएगा, इतनी कंडीशन उसकी खराब हो जाती है या लॉस हो जाता है, तो उस सिस्टम से भी हटाना पड़ता है। तो इस सिस्टम को बोलते हैं डिस्पोजल ऑफ मटेरियल। तो इस तरह के जो प्रोसीजरल मॉडल है, इसमें 18 स्पेसिफिक जो हैं प्रोसीजर रहेंगे, जिसमें आपकी ये जो दो सेक्शंस मैंने बताए आपको, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशनल, इन दोनों में कितनी एक्टिविटी होंगी, टोटल 18 एक्टिविटी होंगी। अब वो इनिशिएट से लेकर आपकी कैंसिल तक, और ये एक पूरा प्रोसीजरल मॉडल का एक पिक्चर मैंने आपकी ही इग्नो की बुक से लिया है, तो वहां से देखिए ये सारे के सारे टोटल जो है एक्टिविटीज जो है, ऊपर मैंने बताया आपको, ये एक लाइब्रेरी सिस्टम है जिसमें ऑपरेशनल सिस्टम है, ऑपरेशनल सब सिस्टम जिसमें आपके कौन कौन से सेक्शंस आ गए, आपके ये वाले सेक्शंस आ गए, एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, और इनमें ये एक्टिविटीज करनी है आपको। मतलब एक्विजिशन में आप क्या क्या कर सकते हैं भाई, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया, मतलब कौन सी बुक आपने लाइब्रेरी में मंगवानी है उसको, उसका सिलेक्शन करना, उसको ऑर्डर करना, ऑर्डर करने के बाद रिसीव हो गई, रिसीव होने के बाद एक्सेशनिंग कर दी उसकी। एक एक्सेशन रजिस्टर होता है लाइब्रेरी का, रिकॉर्ड रजिस्टर, जहां पर लाइब्रेरी में कोई भी बुक या कोई भी मटेरियल जो है, कोई भी बुक्स कह सकते हैं हम, जो रीडिंग मटेरियल है, जिसमें जर्नल्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर को इंक्लूड नहीं करेंगे, उनकी एंट्री अलग होती है। तो जितना भी रीडिंग मटेरियल, बुक्स वगैरह आएंगी आपकी, इंसाइक्लोपीडिया वगैरह जो भी हैं, चाहे वो रेफरेंस की हो चाहे वो टेक्स्ट की हो, तो वो बुक्स आएंगी, वो एक्सेशन रजिस्टर के अंदर एंटर होंगी। तो इसमें एक्विजिशन सेक्शन में ये सारे काम आपको परफॉर्म करवाने हैं LMS सॉफ्टवेयर पर। उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग, क्लासीफाई करना है बुक्स को, कैटलॉगिंग करनी है उसकी, और उस बुक पर लेबल लगाना है कि कौन से अलमीरा कौन से रैक में रखी जाएगी, और फिर उनकी सेल्विंग, मतलब उनको सेल्फ पर अरेंज करना है। यूज में क्या करवाना है, बुक को सर्च करना, उसकी लिस्ट स्टूडेंट को देना ताकि वो छाट सके उस बुक को इशू करना, उस बुक को स्टूडेंट के लिए रिजर्व करना, रिकॉल, जरूरत पड़ने पर रिटर्न, हम टाइम से पहले भी मंगवा सकते हैं और स्टूडेंट उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। एक है आपका ILL, तो ये लाइब्रेरी ये भी परफॉर्म करवाया जाता है कहां पर, आपका यूज सेक्शन में या सर्कुलेशन सेक्शन में। ये होता क्या है, इंटर लाइब्रेरी लोन सिस्टम। इसमें क्या है कि आपका, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट आया, उसको कोई बुक चाहिए, वो बुक आपकी लाइब्रेरी में नहीं है, आपका किसी दूसरी लाइब्रेरी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, तो आप उस दूसरी लाइब्रेरी से उस बुक को लाकर स्टूडेंट को दे सकते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटीज लाइब्रेरी प्रोवाइड करती हैं, इसको बोलते हैं ILL, इंटर लाइब्रेरी लोन फैसिलिटी। फिर है उसके बाद फोटोकॉपी। कुछ ऐसी लिमिटेड चीजें होती हैं जिनकी अगर स्टूडेंट को, मोस्टली रिसर्च स्कॉलर्स को, जर्नल्स, मैगजीन, ये इशू नहीं हो पाती कई कंडीशंस में, और ये इशू भी नहीं करनी होती, तो उस टाइम पर अगर स्टूडेंट रिक्वेस्ट करता है, स्कॉलर रिक्वेस्ट करता है, तो उसकी फोटोकॉपी जो है उसको दी जा सकती है। तो ये भी किस में आएगा, आपका यूज सेक्शन में या कहीं सर्कुलेशन सेक्शन में। मेंटेनेंस में आपका स्टूडेंट आपका आ गया ये बाइंडिंग, रिप्लेस, डिस्कार्ड, और इसमें जो आपकी कॉमन जो प्रोसीजर हैं वो सारे यूं होंगे, अप्रूव कराने पड़ते हैं। और एक आपका सब सिस्टम है जो मैंने आपको बता दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम, जिसमें जो है पूरा लाइब्रेरियन के पास होल्ड रहेगा, किसी भी एक्टिविटी को फ्रीज कर सकता है। तो टोटल ये एक्टिविटी है 18। ये कई बार कॉमन क्वेश्चन आ जाते हैं, इन क्लासेस को बड़े ध्यान से देखना स्टूडेंट। जब आपकी KVS, NVS और DSSB की तैयारी करवाऊंगा मैं, तो ये अगर मान लीजिए आपको
पता होंगी कॉन्सेप्ट्स, इनकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अब है 3 इराज ऑफ लाइब्रेरी सिस्टम, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। ऐसी लाइब्रेरी जिसमें किसी भी प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता, जिसमें सभी काम मैनुअल फॉर्म में किए जाते हैं, पेन पेपर के रूप में ही किए जाते हैं, तो उस तरह की लाइब्रेरी को हम ट्रेडिशनल लाइब्रेरी या कहीं पारंपरिक लाइब्रेरी कहते हैं। ऑटोमेटिक लाइब्रेरी, जहां हम लाइब्रेरी की एक्टिविटीज, लाइब्रेरी के अंदर होने वाले मैनुअल फॉर्म के कार्यों को कंप्यूटर की सहायता से या फिर हम आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से परफॉर्म करवाते हैं, तो ऐसी लाइब्रेरी को हम ऑटोमेटिक लाइब्रेरी कहते हैं। जिसमें आपका जैसे ओपेक लागू कर दिया आपने, ठीक है भाई, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, ये इस तरह की चीजें जो है कंप्यूटर की सहायता से करें। और डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है? ऐसी लाइब्रेरी जिसमें मटेरियल डिजिटल फॉर्म में हो। अब ये डिजिटल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल फॉर्म होती है बुक को आप चाहे जेपीजी में कन्वर्ट करें, पीडीएफ में कन्वर्ट करें, ऑडियो बुक में या वीडियो बुक में। जब आप किसी भी लाइब्रेरी के अंदर रखे हुए मटेरियल को, उसके फॉर्मेट को आप कंप्यूटर एक्सेसिबल पॉइंट फॉर्मेट में बना देते हैं, तो उस प्रकार की लाइब्रेरी को हम कहते हैं डिजिटल लाइब्रेरी। मींस ऐसी लाइब्रेरी जिसमें लाइब्रेरी में मटेरियल डिजिटल फॉर्म, और डिजिटल फॉर्म कौन सी? टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, पीडीएफ, इस प्रकार की फॉर्म में अवेलेबल हो और स्टूडेंट तक उसकी एक्सेस उसके मोबाइल या उसके कंप्यूटर द्वारा पॉसिबल हो। तो ऐसे लाइब्रेरी को हम क्या कहते हैं? डिजिटल लाइब्रेरी। बिल्कुल आसान भाषा में स्टूडेंट को बता रहा हूं। इसमें थोड़ा सा एडवांटेजेस ऑफ द डिजिटल लाइब्रेरी ये आप पढ़ लेना। बाकी इससे इंपॉर्टेंट ये है कि थोड़ा सा कंपैरिजन आ जाता है कई बार, कंपैरिजन ऑफ ऑटोमेटेड एंड डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम, कि भाई डिजिटल लाइब्रेरी और ऑटोमेटिक लाइब्रेरी में क्या अंतर है। सर्चेबिलिटी, मतलब आप डॉक्यूमेंट को सर्च कैसे कर सकते हैं? इसमें मेटा डाटा के द्वारा सर्च कर सकते हैं और इसमें बोथ मेटा डाटा एंड फुल टेक्स्ट। अब ये देखिए मेटा डाटा क्या होता है? मेटा डाटा होता है डाटा अबाउट डाटा। मेटा डाटा क्या होता है? डाटा अबाउट डाटा। इसमें जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दूं आपको। आप ना अपने फोन में एक पिक लेना, फोन में जब आप एक पिक लेंगे तो आप उस पिक का एक नाम होगा कि XYZ जो है MPG में होगी तो IMPG करके कुछ नाम होगा, तो वो तो पिक तो आपको दिख गई, ये हो गया डाटा। वो जो पिक है आपकी वो हो गया डाटा। अब ये जो पिक है ये डाटा है। डाटा अबाउट डाटा क्या होगा? तो आप उसकी प्रॉपर्टी में जाना, उस पिक की प्रॉपर्टी में जाना, उस पिक की प्रॉपर्टी में आपको दिखाई देगा उसका साइज, उस पिक का साइज केबी में, उसके पिक्सेल्स दिए हुए होंगे, ठीक है, उसकी लोकेशन दी हुई होगी, वो कहां मतलब आपकी सेव हुई है। तो इस तरह की चीज हो गई। वो इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगी? वो इस डाटा के बारे में ही डाटा बता रही है, तो इसे हम बोलते हैं डाटा अबाउट डाटा। और ये डबलिंग कोर्स से होता है, इसमें कंटेंट 14 होते हैं, ये आगे डिस्कस करेंगे कभी। इसमें तो आप जो है ओनली केवल और केवल आप सिर्फ सर्च कर सकते हैं ऑटोमेटिक लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन, और वो किससे? मेटा डाटा से। आप फुल डॉक्यूमेंट कभी नहीं सर्च कर पाओगे। बट डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर क्या है? फुल डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकते हैं। एक बुक जो है मैंने कन्वर्ट करके पीडीएफ में बदल दी, और पीडीएफ में बदलने के बाद उसको आपकी एक्सेस प्रोवाइड कर दी, तो आप या तो किसी कीवर्ड से सर्च कर सकते हो या उस बुक का नाम लिखोगे तो वो पूरी बुक आपके सामने आ जाएगी। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप बुक का नाम लिखोगे तो उस बुक की बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन आ सकता है, उसका प्लेस, लोकेशन वगैरह इस तरह की चीजें आ सकती हैं, परंतु वो पूरी बुक आपके सामने नहीं आएगी, क्योंकि ऑटोमेटिक लाइब्रेरी ऐसी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करती जिसमें आपकी पूरी बुक आपको शो आउट हो जाए। बट डिजिटल लाइब्रेरी में ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि डिजिटल लाइब्रेरी में उस बुक को हमने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उस बुक का पूरी की पूरी पीडीएफ बना दी, मतलब उसको पीडीएफ मतलब डिजिटल फॉर्म प्रोवाइड कर दी, और उसको आप टोटली सर्च कर सकते हो। उसके बाद कंटेंट प्रोवाइड ओनली डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, मतलब मैंने बताया पूरी बुक इसमें होती नहीं है, तो उस बुक का डिस्क्रिप्शन ही होगा, नॉट एक्चुअल डॉक्यूमेंट। आपको एक्चुअल डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, उस बुक की इंफॉर्मेशन वगैरह ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब ये क्या है? ये बुक की इंफॉर्मेशन तो देगा ही देगा, डिस्क्रिप्शन आपको डिजिटल लाइब्रेरी पूरी बुक देगी। और अगर आप ऐसे सर्च करना चाहते हैं तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाइए, वहां रजिस्टर कीजिए अपने आप को। वो हमारे देश की सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी है, उस पर हर प्रकार की बुक आप जो है वो सर्च कर सकते हैं, उसे आप पढ़ सकते हैं, उसे आप कुछ बुक्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रोटोकॉल फॉर द डाटा। अब डाटा के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? ये होता है Z39.50। ये स्टूडेंट होता है आपका ओपेक के लिए, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, मतलब ये एक प्रकार का कैटलॉगिंग
कैटलॉगिंग प्रोटोकॉल है, जो आपके कैटलॉगिंग मतलब जो आपकी इस ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के अंदर कैटलॉगिंग करने और कैटलॉग के द्वारा बुक की इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए उपयोग होता है। और ये ओपन आर्चिव इनिशिएटिव, इसमें ऐसे कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, मेटाडाटा हार्वेस्टिंग होती है इसमें। मतलब आप डाटा का कोई भी चीज डाल दो आप, जैसे मान लीजिए आपको बुक का ऑथर पता है, तो आप उस बुक का ऑथर डाल दो तो वो पूरा डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें ओपन आर्चिव इनिशिएटिव होता है और इसमें प्रोटोकॉल होता है जिसमें आपको कीवर्ड्स डालने पड़ते हैं। जैसे जिन जिन कीवर्ड्स का यूज करके आपने डॉक्यूमेंट को सॉफ्टवेयर में डाला है, उन्हीं कीवर्ड से आप इसमें सर्च कर सकते हो। मेटाडाटा स्कीम इसमें सपोर्ट करता है किसको, मार्क 21 को, और सीसीएफ होता है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, ऐसा फॉर्मेट जो सभी के लिए कॉमन हो। और इसमें सपोर्ट करता है जेनरिक एंड डोमेन स्पेसिफिक मेटाडाटा स्कीम, जिसको हम डबलिंग कोर LOMGILS कहते हैं। रिसोर्स प्रोसेस ग्लोबल रिसोर्स प्राइमरी फॉर द लोकल यूजर। इसमें क्या होता है कि भाई आपका जो LMS होता है ना, वो अब तो आने लगे आपके इंटरनेशनल लेवल पर भी, वेब अनेबल्ड आने लगे अब आपके, कि भाई वेब पर आपने अपनी लाइब्रेरी को डाल रखा है तो कोई ग्लोबली भी इस डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकता है। परंतु कुछ समय पहले तक क्या होता था कि ग्लोबल रिसोर्सेज जो होते थे उनको हम अपने लोकल, क्योंकि देखो अगर हमने इसको लैन पर नहीं लिया, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क या वेब पर नहीं डाला, तो क्या होगा, जो हमारे लैन पर है तो जो हमारे लिमिटेड स्टूडेंट है उन्हीं तक ये डाटाबेस की सर्विस पहुंच सकती है। परंतु डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो ब्रॉड लेवल पर पहुंच सकती है, वो वेब अनेबल्ड हो तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी कहीं से भी बैठ के, जैसे हमारी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वेब अनेबल्ड है, तो उसको अगर हम सर्च करेंगे तो उसकी बुक चाहे आप यहाँ सर्च करो हरियाणा में, चाहे पंजाब में, चाहे या महाराष्ट्र में, चाहे कहीं ऑस्ट्रेलिया में, चाहे लंदन में, कहीं पर भी करो वो वहाँ ओपन होगी और वहीं पर आप इसको देख सकते हैं। आर्किटेक्चर कौन सा होता है इसमें, सेंट्रल प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सेस मॉडल। तो ये इसकी जो है क्वालिटीज हैं और एक कंपैरिजन मैंने करके दिखा दिया डिजिटल लाइब्रेरी में। बेसिकली तो यही पता होना चाहिए, ऑटोमेटिक लाइब्रेरी जो है किसी बुक का बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकती है, उसकी लोकेशन बता सकती है, बट डिजिटल लाइब्रेरी आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको शेयर करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मिसगाइड हो रहे हैं, जिनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, आप लोग अभी BLII 230 के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसको हम इंटर्नशिप रिपोर्ट या अल्टरनेटिव रिपोर्ट या फिर लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे रिपोर्ट हम कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट ले रहे हैं और वो कोई 200 में, 500 में, 700 में, 1000 में ऐसे ले रहा है। स्टूडेंट्स बचिए, पता नहीं कितने ही लोगों को सेम कॉपी सेल की जाती है, परंतु मेरे चैनल पर मेरे पास ऐसा नहीं है। जो मैंने किसी स्टूडेंट को एक बार कॉपी दे दी, वो कॉपी दोबारा किसी स्टूडेंट को नहीं दी जाती है। तो ओरिजिनली मैं प्रोवाइड करता हूँ, आपने देखा होगा मेरे चैनल्स के कंटेंट को भी। आपसे बस यही आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।